ऑलराइट जी, आई सपोज कि जी बाकी अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो फिर वो पोस्ट मिडनाइट जो है हमें ज्वाइन कर लेगा या फिर दे कैन स्ट्रीम इट लेटर ऑन। आज हाइपोथैलेमस ख़त्म हो जाएगा। कल दोपहर को जो है वो 4 बजे के करीब आई टेक अ लेक्चर ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लूप्स ऑफ बेसल गैंग्लिया विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कल रात को इसी वक्त के करीब जो है वो हम सेरिबेलम पर लेक्चर लेंगे और उसके बाद आपका जो CNS है मेजर वो ख़त्म हो जाएगा एंड आई गिव द चार्ज टू द रेस्ट ऑफ द टीचर्स जो आपको एंडो पढ़ा रहे हैं या वो आपको स्पेशल सेंसेस पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जैदी उसको जो है वो देख रही हैं। आई थिंक सो कि शायद एंडो से स्टार्ट लेंगे और एंडो से स्टार्ट लेने के बाद शायद बीच में आप स्पेशल सेंसेस जो है उसकी कोई असाइनमेंट्स करें। उन असाइनमेंट्स का जो है वो टेक्सचर क्या होता है या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपके जो कंसेक्यूटिव टीचर्स हैं वो खुद ही डिसाइड करेंगे। दे हैव गॉट द लिबर्टी कि वो उसको जैसे मर्जी चलाना चाहें। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। सो आफ्टर टुमारो इट विल बी ओवर टू देम। हाइपोथैलेमस जी स्टार्ट करते हैं। हाइपो वॉल्यूम मेरे पास तो जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। आई डोंट नो कि जी अब इससे ज़्यादा जो है वो क्या ऊंचा जो है वो बोला जा सकता है। आई विल ट्राई इट। हाइपोथैलेमस आपका जो डायनकेफ्लॉन है थैलेमस के बाद दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज या कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लियाई जो कि आपके सबकॉन्शियस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर मैं इसको जनरली जो है वो डिवाइड करना चाहूँ इसकी फंक्शनोलॉजी को तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है ना वो आपका हाइपोथैलेमस परफॉर्म कर रहा है जी। एक तो आपकी जितनी भी एंडोक्राइन एनवायरनमेंट है वो तमाम की तमाम एनवायरनमेंट जो है वो आपके हाइपोथैलेमस की जो फंक्शनोलॉजी है उसके ऊपर खड़ी हुई है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है दैट इज प्रोवाइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपकी लिम्बिक एनवायरनमेंट को। तो आपका जितना भी लिम्बिक एनवायरनमेंट है और आपका जितना भी आपका एंडोक्राइन एनवायरनमेंट है वो तमाम का तमाम एनवायरनमेंट आपके हाइपोथैलेमस की फंक्शनोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जितना जिक्र जो है वो कुरान के अंदर हाइपोथैलेमस का है व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, इससे ज़्यादा तज़किरा जो है वो आपको एसोसिएटेड नहीं मिलेगा। कुरान में जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं दैट इज़ नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना, यानी कि वो नफ्स जो कि आपको सेटिस्फाइड करता है और वो नफ्स जो कि आपको अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड रखता है। तो हाइपोथैलेमस की 2 मेजर डिविजन्स हैं जी। एक का काम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है और एक का काम जो है वो आपको डिससेटिस्फेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करना है। इन्हीं दोनों के बैलेंस के ऊपर आपकी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो खड़ी हुई होती है। इन्हीं दोनों के इक्विलिब्रियम के ऊपर आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं और इसी का अगर डिसइक्विलिब्रियम हो तो यू कैन एंड अप एज अ वेरी सीरियस सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल ओवर हियर। तो हाइपोथैलेमस आपका सेटिस्फाइंग या डिससेटिस्फाइंग सेंटर है और 2 इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी के, 2 इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं आपकी बॉडी के उसको ये कंट्रोल कर रहा है या उसकी बेस प्रोवाइड कर रहा है। एक आपका एंडोक्राइन है और जो दूसरा आपका है दैट इज सपोज टू बी योर लिम्बिक एनवायरनमेंट। लिम्बिक के अंदर आपकी जितनी भी बेसिक अर्जेज होती हैं वो तमाम की तमाम इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो हंगर हो, थर्स्ट हो, आपका स्लीप हो, इमोशनल ड्राइव हो, इमोशनल अटैचमेंट्स हों, सेक्सुअल ड्राइव हो। तो जितनी भी बेसिक आपकी ममेलियन अर्जेज हैं वो तमाम की तमाम हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है लिम्बिक लूप्स के अंदर जो है वो रहते हुए। पहले हम इसकी जो है क्लासिफिकेशन और न्यूक्लियाई के मेजर फंक्शंस देख लेते हैं और फिर हम इसके मेजर कनेक्शंस की तरफ जो है वो निकलेंगे। हाइपोथैलेमस को अगर मैं एनाटॉमिकली डिवाइड करना चाहूँ तो जी मैं इसको 2 मेजर डिविजन्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। एक आपकी लैटरल डिवीजन है और एक आपकी जो है वो मीडियल डिवीजन है। जो लैटरल डिवीजन है आपकी जी उसका बेसिक काम जो है वो डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करना है। स्पेसिफिकली जो उसका वेंट्रोलैटरल जो आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है वो डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है जी। चाहे वो आपकी थर्स्ट हो, आपका हंगर हो, सेक्सुअल ड्राइव हो, स्लीप हो, वो तमाम की तमाम जो है वो आपके लैटरल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस से मीडिएट हो रहे होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको भूख लग रही है
you want to have something more, you want to have more food, you want to have more water, something to drink in excess. तो ये जो excess की liking develop करता है वो आपका lateral hypothalamus जो है वो develop कर रहा होता है. Lateral hypothalamus अगर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फंक्शन ना कर रहा हो तो फिर जो मामला है वो सेटिस्फाइड लूप के अंदर जो है पुश आउट हो जाता है. और अगर ये हाइपर फंक्शन कर रहा हो तो फिर आप जो ह्यूमन अर्जेस, बेसिक ह्यूमन अर्जेस से रिलेटेड जो ऑब्सेशंस हैं वो ऑब्सेशंस जो है ना वो बहुत शिद्दत के इख्तियार या जो है वो इमर्ज होते हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख बहुत शिद्दत की लगती है, you have a preference for a specific kind of a drink on excessive basis, आप किसी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं इमोशनल ग्राउंड्स के ऊपर, एंड यू वांट एन एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन प्रेजेंस इन योर लाइफ. तो ये जो ऑब्सेशनल किस्म के जो लव अफेयर्स होते हैं, जो ऑब्सेशनल किस्म की अटैचमेंट्स होती हैं विद द फूड्स, विद दोज पर्टिकुलर थिंग्स व्हिच सेटिस्फाई यू ऑन वन ग्राउंड और अनदर ग्राउंड, जो उनकी जो ऑब्सेशनल इन्फैचुएशंस होती हैं, जो ऑब्सेशनल इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, वो आपके लैटरल हाइपोथैलेमस के ऊपर जो है वो खड़ी हुई होती हैं. तो ये हो गया लैटरल. तो लैटरल जो है वो एक मेजर न्यूक्लियस है और ये बेसिकली आपको जो है वो डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है. नफ्से हमारा कहते हैं इसको हम जो है वो लेमैन टर्मिनोलॉजी के अंदर, वो टर्मिनोलॉजी जो कि आपका ऑलमाइटी जो है वो इस्तेमाल करता है इन हिज बुक. जो मीडियल आपका रीजन जो है ना वो पड़ा हुआ है, उसको हम फर्दर जो है जी वो 4 डिविजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं. एक उसका इंटीरियर डिवीजन है जी, एक उसका पोस्टीरियर डिवीजन है, और दरमियान के अंदर हमारे पास एक मेजर डिवीजन पड़ा हुआ है जिसको आप सुप्रा ऑप्टिक डिवीजन बोलते हैं. जो सुप्रा ऑप्टिक है वो फर्दर 5 के अंदर जो है वो डिवाइडेड है. एक हमारे पास जी प्री ऑप्टिक होता है, एक सुप्रा ऑप्टिक प्रॉपर होता है, एक आपका सुप्रा क्याज़्मेटिक होता है जी, और एक आपका जो है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. इन तमाम के अपने अपने फंक्शंस हैं. हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को पहले 2 मेजर डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया है जी. एक लेटरल हाइपोथैलेमस है और एक आपका मीडियल हाइपोथैलेमस है. जो लैटरल हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली डिससैटिस्फैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और मीडियल को हमने फर्दर 4 मेजर डिविजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है. वन इज एन इंटीरियर वन इज ए पोस्टीरियर वन. इनके फंक्शंस को हम लोग देखते हैं. फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज द सुप्रा ऑप्टिक रीजन. इसको फर्दर जो है वो हमने 4 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है. एक आपका सुप्रा ऑप्टिक प्रॉपर है, एक आपका जी प्री ऑप्टिक रीजन है, एक आपका सुप्रा क्याज़्मेटिक रीजन है, एक आपका पैरावेंट्रिकुलर रीजन है. तो इनके जो नाम हैं वो आपको जो है वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको याद हो जाएगा. तो मीडियल का जो सुप्रा ऑप्टिक है वो फर्दर डिवाइडेड है जी प्री ऑप्टिक के अंदर, सुप्रा ऑप्टिक के अंदर, सुप्रा क्याज़्मेटिक के अंदर और पैरावेंट्रिकुलर के अंदर. जो ट्यूबरल आपका जो रीजन एक और पड़ा हुआ है, ये वो रीजन है जिसके ऊपर जो है वो आपके एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसकी तमाम की तमाम जो है वो फंक्शनोलॉजी जो है वो खड़ी हुई है. इस ट्यूबरल रीजन को हम 2 मेजर मोटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड करते हैं. एक आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है और एक आपका आर्क्यूएट न्यूक्लियस है. जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है जी, ये आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस है जो डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा था, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम कर रहा होता है. दैट मीन्स कि ये सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है. तो अगर इसकी हाइपर फंक्शनिंग होगी तो यू विल बिकम अ वेरी पायस काइंड ऑफ अ पर्सन इन विच यू डू नॉट हैव डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स. और अगर ये प्रॉपरली काम ना कर रहा होगा तो फिर आपका जाहिर है कि जो लैटरल पोर्शन हाइपोथैलेमस का पड़ा हुआ है वो ओवर रूल हो जाएगा और आपकी अंदर जो है वो डिससेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द ह्यूमन अर्जेस जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ एन इमेंस नेचर. जो इसका आर्क्यूएट है जी, ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम की बेस है. जितने भी आपके रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं फॉर एंडोक्राइन हार्मोन्स, चाहे वो हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हों, चाहे वो आपके जो है वो थायराइड से रिलीज हो रहे हों, पैराथायराइड से हो रहे हों, एड्रिनल से रिलीज हो रहे हों. इवन फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स दे हैव डिस्कवर्ड कि जी यहाँ से कोई आपके पेनक्रियाज से जो रिलेटेड हार्मोन्स हैं उनके फैक्टर्स भी जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं. तो जितने भी आपके रिलीजिंग फैक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन. तो ये तमाम हार्मोन्स हैं
जो कि आपके गोनाडोट्रोपिन जो आपके हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी रिलीज को या उनकी इनहिबिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं, आपके एड्रिनल हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरॉन है, उसकी जो रिलीज है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपके ब्लड सप्लाई जो आपके हाइपोथैलेमस को आ रही होती है, वही ब्लड सप्लाई आगे निकलकर आपका जो है वो पिट्यूटरी की तरफ निकल रही होती है। तो जितने हार्मोन्स यहाँ पर ये रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटरी फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उस ब्लड सप्लाई में मिक्स आउट होकर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, और फिर पिट्यूटरी से आप तमाम के तमाम जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं उनको रिलीज करवाते हैं, रिलीज को जो है वो इनहिबिट किया जाता है। सो इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वर्किंग, तो आप अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको जो है वो नहीं चला सकते, बिकॉज के पिट्यूटरी को आपने डिफेक्टिव जो है वो पैरालाइज कर दिया है। और अगर पिट्यूटरी पैरालाइज हो गया है तो ना आप वहाँ से LH ले सकते हो, ना FSH ले सकते हो, ना ACTH आ सकता है, ना TSH आ सकता है, ना घ्रालिन आ सकता है, ना ही बाकी आपके जो हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन के साथ काम कर रहे हैं वो आपके वहाँ से रिलीज हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ना आपका जो है वो थायराइड काम कर सकता है, ना आपकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है थ्रू ग्रोथ हार्मोन, ना ही आप जो है वो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन के जरिए अपनी बॉडी की ऑस्मोलारिटी और शुगर को लेवल जो है उसको जो है वो कंट्रोल आउट कर सकते हैं, ना आपकी इम्यूनिटी कंट्रोल हो सकती है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग आर्क्यूएट न्यूक्लियस आपकी सारी की सारी एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट को वन वे और अनदर वे जो है जी वो कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आपका जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है जी उसको आप मेमेलरी बॉडी बोलते हैं, और मेमेलरी बॉडी अभी हम लोग थैलेमस के साथ देखा है। इसका कनेक्शन था आपके एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के साथ, और ये आपके एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के साथ जुड़ते हुए फिर थैलेमस से आगे आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में सिंगुलेट कायरा से जुड़ी होती है, जो कि फिर आगे जाकर आपके हिप्पोकैम्पस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपका जो है वो काम करता है मेमोरी जो है उसकी जनरेशन के अंदर और उसकी कंसोलिडेशन के अंदर। इसी का एक जो न्यूक्लियस होता है उसको आप पोस्टीरियर न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमारे पास जनाब आपके जो है वो दो मेजर डिविजन्स हो गई हाइपोथैलेमस की, एक आपकी लैटरल डिवीजन है और एक आपकी मीडियल डिवीजन है। जो लैटरल डिवीजन है जी उसका बेसिक काम जो है वो आपका डिससेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करना है, और मीडियल के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं वन वे और अनदर वे आपकी सेटिस्फैक्शन के साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिकली आपका जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है ट्यूबरल रीजन का, दैट इज स्पेसिफिक एज अ काउंटर पार्ट ऑफ द लैटरल पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। आपका जो मीडियल रीजन है जी उसको हम चार बेसिक रीजन्स के अंदर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। इंटीरियर है, सुप्राऑप्टिक है, ट्यूबरल है, और फिर आपका पोस्टीरियर है जिसको आप मिलरी बोलते हैं। जो आपका एंटीरियर है उसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं है जी। जो सुप्राऑप्टिक है उसको हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। एक सुप्राऑप्टिक प्रॉपर है, फिर आपका एक प्रीऑप्टिक रीजन है, फिर आपका एक सुप्राकियाज्मेटिक है, और फिर आपका एक पैरावेंट्रिकुलर रीजन आ जाता है। जो ट्यूबरल है वो फर्दर दो में डिवाइड है, एक वेंट्रोमीडियल है या लैटरल हाइपोथैलेमस का काउंटर पार्ट है। दैट मीन्स कि अगर वो डिससेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये सेटिस्फैक्शन ऑफ द बेसिक ह्यूमन अर्जेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और उसका जो ट्यूबरल का आर्क्यूएट पोर्शन है ये आपका जो ब्लड सप्लाई है ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू ब्लड सप्लाई पिट्यूटरी के साथ जुड़ा हुआ है। इस ब्लड सप्लाई को जो है वो आप हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ये तमाम रिलीजिंग फैक्टर्स यहाँ से आपके कलेक्ट करता है और जाकर में रिलीज करता है, और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट आपका जो पिट्यूटरी है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीज करेगा, और सोमेटोमेमोट्रोपिन भी रिलीज करेगा। सोमेटोमेमोट्रोपिन से मुराद आपका जो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड फैक्टर्स होता है वो होता है। और उसके बाद जो पोस्टीरियर पोर्शन है जी उसको हम जो है ना बेसिकली मेमोरी बॉडी बोलते हैं। ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइड है, एक मेमोरी बॉडी आपका प्रॉपर, और इसका एक पोर्शन है पोस्टीरियर न्यूक्लियस। सो दिस इज द मेजर डिविजन ऑफ आपका जो हाइपोथैलेमस है उसके न्यूक्लियाई का जो वेरियस नाम है और उसका जो नॉमेनक्लेचर है, जो उसकी क्लासिफिकेशन है। अब इसके जो मेजर फंक्शंस हैं जी उसकी तरफ जो है वो आ जाते हैं। लैटरल का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जी ये बेसिकली आपका फीडिंग सेंटर है या डिससेटिस्फैक्शन सेंटर है। तो आपकी जो हंगर है, जो आपका थर्स्ट है, आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है, आपका जो कंफर्ट लेवल है, उसको जो है वो वन वे और अनदर वे जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। मीडियल जो है उसको हमने चार में डिवाइड किया है जी। एंटीरियर ए से याद रखिएगा जी, AC होता है। तो जो एंटीरियर है उसका बेसिक काम जो है वो आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन करते हुए आपकी बॉडी को कूल डाउन करना है। दैट मीन्स कि अगर आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लेकर जाना है, और जो उसके नीचे ले जाने के जितने भी तरीके हैं जो आप ऑलरेडी उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन में पढ़ाए हैं, आपका स्वेटिंग है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, वेजुडाइलेशन प्रोड्यूस करना है, वो तमाम का तमाम काम जो है वो आपका एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो
कंट्रोल कर रहा होता है। जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस है जी, वो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है और बेसिकली टेम्परेचर को कम कर रहा है। तो उसने टेम्परेचर कम करने वाले जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उन मैकेनिज्म्स को जो है वो वन वे और अनदर वे जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। उसमें आपके वेस्कुलर स्किन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो को इन्हांस करना है, डाइवर्ट करते हुए कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, द रेस्ट ऑफ द थिंग जो इवापोरेशन के साथ आपके एसोसिएटेड होते हैं, दैट मीन के स्वेटिंग करवाते हुए या मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करते हुए आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको जो है वो नीचे लेकर जाएगा। तो इंटीरियर एसी से याद रखिएगा, एसी कूल करता है तो ये कूल डाउन करता है। और इसका जो काउंटर पार्ट है पोस्टीरियर जो सबसे आखिर पे पड़ा हुआ होता है जी, उसका काम जो है वो हीट अप करना है। दैट मीन्स कि वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हीट प्रोड्यूस करने के मैकेनिज्म्स हैं, शिवरिंग है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करवाना है, मेटाबॉलिज्म को जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ये तमाम के तमाम काम आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस कर रहा होता है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों एज अ पेयर काम कर रहे होते हैं और दोनों के इक्विलिब्रियम की वजह से आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है जी वो मेंटेन रहता है। अब अगर आपका वो हम लोगों ने पढ़ा था जो पेरोजेंस होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस को जाकर जो है वो ख़राब करते हैं, तो वो यूजली आपके पोस्टीरियर जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है उसके साथ जो है वो अटैच हो रहे होते हैं और उसका जो आपका कोर टेम्परेचर है उसको जो है वो नीचे ले जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये आपके तमाम के तमाम जो टेम्परेचर रेजिंग इफेक्ट्स है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई फीवर्स के अंदर कभी कभार आपको जो है वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज कि आपका जो हाइपोथैलेमस का कोर टेम्परेचर है वो डीरेंज हो चुका होता है और फिर उसको वापस ऊपर लाने के लिए डिस्पाइट दैट यू हैव गॉट the inflammatory element inside your body and despite there is an infection over there और टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आपका जब टेम्परेचर वो शिवरिंग के जरिए ऊपर जा रहा होता है या जो चिल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो शिवर्स आपको आ रहे होते हैं वो इस वजह से आ रहे होते हैं बिकॉज कि आपका जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ पेरोजेंस जो है वो पैरालाइज हुआ होता है वन वे और अनदर वे। तो ये आपका एंटीरियर हो गया। अब आ जाए जो सुप्रा ऑप्टिक है उसको हमने कहा कि जी वो आपका सुप्रा ऑप्टिक के अंदर फिर प्री ऑप्टिक, सुप्रा क्याज़्मेटिक और पैरावेंट्रिकुलर के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। जो आपका प्री ऑप्टिक है जी, ये बेसिकली आपके जो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं ये उन रिफ्लेक्सेस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और बहुत हद तक जो है ये सेक्सुअल ड्राइव को भी देख रहा होता है बिकॉज के वन वे और अनदर वे ये आपके गोनाडोट्रोपिन की जो रिलीज है उसको जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो प्री ऑप्टिक है वो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ और आपके गोनाडोट्रोपिन की रिलीज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। जो सुप्रा ऑप्टिक है ये बेसिकली आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन के साथ या एडीएच की रिलीज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। दैट मीन्स कि इट हैज टू रिलीज एडीएच। इसका ताल्लुक आपकी ब्लड की ऑस्मोलारिटी के साथ बनेगा। अगर ब्लड की ऑस्मोलारिटी जो है जी ऊपर हो गई है तो फिर अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइपर ऑस्मोलर आपका जो ब्लड है वो जो ऑस्मोसेप्टर्स पड़े हुए हैं आपके सुप्रा ऑप्टिक के अंदर, जब ब्लड यहाँ तक पहुंचेगा उसमें से पानी को सक आउट कर लेगा। जैसे ये श्रिंक होंगे तो आपका जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है इन रिस्पॉन्स टू दैट आप एडीएच को रिलीज करवाएंगे, यूरिन की फॉर्मेशन को जो है वो आप कम करेंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पानी कंजर्व करते हुए ब्लड की ऑस्मोलारिटी को ठीक किया जाएगा। तो ये आपकी ब्लड की ऑस्मोलारिटी को जो है जी वो रिस्पॉन्ड करता है यूजली हाइपर ऑस्मोलर स्टेट्स को। जाहिर है कि अगर हाइपर ऑस्मोलर स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करता है फिर इसकी जो सिक्रीशन है वो आप कम करवा देंगे। तो इंटीरियर इज सपोज टू कूल डाउन एंड पोस्टीरियर इज सपोज टू हीट अप। और जो सुप्रा ऑप्टिक है उसमें जो प्री ऑप्टिक पड़ा हुआ है वो आपके सीवीएस और गोनाडोट्रोपिन के साथ काम कर रहा है। जो सुप्रा ऑप्टिक है वो आपके एडीएच के साथ जो है वो काम कर रहा है। सुप्रा क्याज़्मेटिक जी क्याज़्मा इसके नाम के साथ लगा हुआ है और जो क्याज़्म है ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं और ये जो क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट आपके सीएनएस के अंदर कहीं ऊपर कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर हो रही है, ब्रेन के अंदर हो रही होती है, तो आपकी ऑप्टिक नर्व की क्रॉसिंग होती है। ये आपका जो न्यूक्लियस है ये आपके ऑप्टिक क्याज़्म के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है और जो विजुअल सिग्नल्स हैं इसको जो है वो रिसीव कर रहा होता है। इसका बेसिक काम जो है वो आपके स्लीप वेक साइकिल को जो है वो रेगुलेट करना है और बिकॉज के जो स्लीप वेक साइकिल है उसी के ऊपर आपकी जो सारी एंडोक्राइन इन्वायरमेंट है उसका जो असेंबली है वो खड़ा हुआ है कि आपने दिन के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज करना है और आपने रात के अंदर कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करना है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग
एक तो ये आपके सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स के जो स्लीप वेक साइकिल है उसको कंट्रोल कर रहा है। दिन में जो हार्मोन रिलीज करवाने हैं वो कौन से हैं, रात में कौन से रिलीज कराने हैं, जब आपका लाइट बहुत ज़्यादा है तो कौन सी इन्वायरमेंट जो है वो एंडोक्राइन प्रोड्यूस करनी है, जब आपकी लाइट नहीं है तो कौन सी एंडोक्राइन इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोड्यूस करना है। तो ये जो बॉडी की क्लॉक, इंटरनल क्लॉक है, उसकी जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन आपका जो है सुप्रा quiasmatic न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ होता है। पैरावेंट्रिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है जी, अगर हम लिम्बिक जो है वो स्टेम के ऊपर बात करें, बिकॉज के ये वाला एरिया है जो कि आपके अंदर जो है वो बेसिकली इमेंस प्लेजर या इमेंस डिसप्लेजर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी आपके इमोशंस हैं जो कि प्लेजर के ऊपर या फीलिंग गुड के ऊपर और फीलिंग मिजरेबल के ऊपर जो है खड़े हुए हैं, वो आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से जो है वो मॉनिटर हो रहे होते हैं। इसका काम एक और भी है एंडोक्राइन ग्राउंड्स के ऊपर कि ऑक्साइटोसिन जो है वो रिलीज करता है, और ऑक्साइटोसिन को जो है वो हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, स्पेसिफिकली इन द फीमेल्स। तो ऑक्साइटोसिन बेसिकली आपका जो जो गुड एंड बैड ह्यूमन इमोशंस हैं उसके साथ एसोसिएटेड है, दोज इमोशंस विच आर मेकिंग यू हैप्पी एंड दोज इमोशंस विच आर मेकिंग यू अनहैप्पी। यही वो आपका न्यूक्लियस है जी, जिसकी फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर आप अल्टीमेटली जो है वन वे और अनदर वे जो बिहेवियर्स हैं आपके, कि आपने प्लेजरेबल स्टेट्स में कैसे बिहेव करना है, आपकी स्पीच कैसे होगी, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होगा, या वो जो कनिंगनेस होती है जो कि आप डेवलप करते हैं टू अचीव सर्टन गोल्स ऑफ योर्स बिकॉज के यू वांट टू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ प्लेजर। तो ये जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस होती है, वो क्रिमिनल इंटेलिजेंस भी वन वे और अनदर वे इसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से जो है वो मॉनिटर हो रही होती है कि आपने सर्कमस्टांसेस को ट्वीक करते हुए कोई स्पेसिफिक जो गोल है वो अचीव इसलिए कैसे करना है, बिकॉज कि वो जो गोल होता है वो आपको बहुत हाईली जो है वो प्लेजर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है वन वे और अनदर वे। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। मैं इसको वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। लैटरल हाइपोथैलेमस जो है वो आपका बेसिक अर्जेस को प्रोड्यूस करवाने का सेंटर है, चाहे वो आपका हंगर हो, थर्स्ट हो, स्लीप हो, सेक्सुअल ड्राइव्स हो, वो यहाँ से मीडिएट हो रही हैं। मीडियल में जो इंटीरियर डिवीजन है जी वो कूल कर रही है, और जो पोस्टीरियर मोस्ट डिवीजन है वो हीट अप कर रही है आपकी बॉडी को। अब जो कूलिंग के साथ और हीटिंग के साथ जितने भी मैकेनिज्म्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा प्री ऑप्टिक। जो प्री ऑप्टिक है जी वो आपके कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, वैस्कुलर डायमीटर को, वैस्कुलर डायलेशन को, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है अलॉन्ग विद द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द कोलेनोट्रोपिक हार्मोन्स। जो सुप्रा ऑप्टिक है जी वो आपका एडीएच को रिलीज करवाता है, ऑस्मोलारिटी को रिस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑस्मोसेप्टर्स पड़े हुए होंगे। और जो आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है जी, ये सुप्रा quiasmatic जो न्यूक्लियस है वो आपका विजुअल पाथवे के साथ कनेक्टेड होता है, और सर्केडियन रिदम जो आपके हैं उनको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। दैट मीन्स कि स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना, आपकी जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है, स्पेसिफिकली आपकी जो एंडोक्राइन क्लॉक है उसकी इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, वो आपके इसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का जो है वो काम होता है। और जो आपका पैरावेंट्रिकुलर है जी वो भी मैंने बताया कि जी वो आपका पनिशमेंट या टेमनेस सेंटर है, कि जी वन वे और अनदर वे आप जो रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, या जो रिवॉर्ड हासिल करने के लिए जो आप इमोशंस डेवलप करते हैं, जो प्लेजरेबल इमोशंस आप अचीव कर रहे होते हैं इन योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसकी डेवलपमेंट, उसको इंसू करना, उसको प्रैक्टिस में पुट करना, और फिर स्पेसिफिक जो आपके पर्पजेज होते हैं उनको रीव करना, और वो पर्पज अचीव हो जाए तो उसके नतीजे में जो आपकी सेटिस्फेक्शन डेवलप होती है, उस सेटिस्फेक्शन को इंजॉय करना, वो आपका इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का काम होता है। तो जितने भी आपके क्रिमिनल ओरिएंटेड पीपल होते हैं, या जो हाईली कनिंग और क्लेवर लोग होते हैं, उनके अंदर आपको जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है वो हाईली प्रोमिनेंट होता है, और उसकी जो रिलीजेज होती हैं, उसके कनेक्शन होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। दिस इज द सेंटर विच इज गोइंग टू get you through certain tight junctures inside your human existence। तो ये आपका सुप्राऑप्टिक रीजन हो गया। जो ट्यूबरल रीजन है जी उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है। एक वो आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, और एक आपका आर्क्यूएट जो है वो न्यूक्लियस है। जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है ये आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ था उसका जो है वो ऑपोजिट है, दैट मीन्स वो डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये आपका सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है लैटरल हाइपोथैलेमस। और वेंट्रोमीडियल पोर्शन आपका जो है वो हाइपोथैलेमस का, ये एज अ
पेयर काम कर रहे होते हैं। आर्क्यूएट न्यूक्लियस आपका हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वहाँ पर तमाम की तमाम जो एंडोक्राइन एनवायरनमेंट है उसकी जो रिलीजिंग फैक्टर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ममेलरी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पोस्टीरियर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जी आपका हीट अप करता है बॉडी को, और जो ममेलरी न्यूक्लियस है ये आपके एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के साथ कनेक्टेड है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ममेलोथैलेमिक ट्रैक्ट वहाँ पर एंटर हो रहा था, वहाँ से जो ट्रैक्ट आपका निकल रहा था वो आपके सिंगुलेट कायरस या फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ निकल रहा था। तो ये बेसिकली आपका पेपेज सर्किट का एक स्पेसिफिक लूप है, या उस लूप का एक स्पेसिफिक पार्ट है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू थैलेमस टू फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड फ्रॉम फ्रंटल कॉर्टेक्स टू हिपोकैम्पस, और हिपोकैम्पस से फिर वो आगे एमिगडाला से जुड़ा होता है। एमिगडाला फिर वंस अगेन आपके हाइपोथैलेमस को वन वे और अनदर वे जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। So this is the basic nomenclature and the classification of the hypothalamus। आपको एक तो न्यूक्लियाई के नाम याद होने चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उनके फंक्शंस क्या हैं, और उसके साथ जो एसोसिएटेड मोटे मोटे कनेक्शंस हैं न्यूरोलॉजिकल, वो न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स भी आपको पता होने चाहिए। एट टाइम्स जो है वो पूरा का पूरा जो है वो 5 नंबर का आपके प्रॉफ के अंदर सवाल आ जाता है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई उसके कनेक्शंस के ऊपर नोट लिखें। तो जैसे थैलेमस बहुत फ्रीक्वेंटली आपके प्रॉफ में पूछा जाता है, बोथ इन द थ्योरी एंड इन द वाइवा। हाइपोथैलेमस भी जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बिकॉज कि इसी के ऊपर आपकी बॉडी की जो नॉर्मल एग्जिस्टेंस है वो खड़ी हुई होती है। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। हाइपोथैलेमस लैटरल और मीडियल डिविजन्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है जी। लैटरल की फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, और मीडियल जो है वो आगे 4 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, एंटीरियर, सुप्राऑप्टिक, ट्यूबरल और ममेलरी। जो आपका इंटीरियर है उसका फर्दर आगे कोई डिवीजन नहीं है। सुप्रा ऑप्टिक के जो है वो आगे 4 डिविजन्स हैं, एक प्री ऑप्टिक, एक सुप्रा ऑप्टिक प्रॉपर, एक सुप्रा क्याज्मेटिक और एक पैरावेंट्रिकुलर। जो ट्यूबरल रीजन है जी उसके आगे फर्दर 2 डिविजन्स हैं, वेंट्रोमीडियल और आर्क्यूएट, और जो मेमलरी है उसकी 2 डिविजन्स हैं जी, मेमलरी प्रॉपर और आपका पोस्टीरियर। एंटीरियर की बात करूं तो जी वो कूल डाउन करता है, और पोस्टीरियर आपका हीट अप करता है। प्री ऑप्टिक सीवीएस और गोनाडोट्रोपिन्स के साथ आपका एसोसिएटेड है। जो सुप्रा ऑप्टिक है वो एडीएच की रिलीज को कंट्रोल करता है, दैट मीन्स ऑस्मोलैरिटी के साथ एसोसिएटेड है। जो आपका सुप्रा क्याज्मेटिक है विजुअल पाथवे के साथ कनेक्टेड है, और आपकी इंटरनल क्लॉक और आपके सर्केडियन रिदम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जो पैरावेंट्रिकुलर है जी ये आपका पनिशमेंट या टेमनेस सेंटर है, कि आपके अंदर जो इमेंस सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस प्रोड्यूस होती है, जो इमेंस डिससेटिस्फेक्शन और इमेंस रेज प्रोड्यूस होता है, वो आपका इसी पर्टिकुलर सेंटर की फंक्शनिंग की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ट्यूबरल में जो वेंट्रोमीडियल है वो आपके लैटरल हाइपोथैलेमस का ऑपोजिट है, दैट मीन कि एज अ पेयर काम करते हैं। वो डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, ये आपका सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। और जो आर्क्यूएट है जी वो बेसिकली आपके एंडोक्राइन एनवायरनमेंट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, बिकॉज के ये तमाम के तमाम रिलीजिंग फैक्टर्स जो है वो रिलीज कर रहा है, जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसने अपने तमाम हार्मोन्स जो है रिलीज करने हैं, जिसके ऊपर फिर आपके बाकी एंडोक्राइन हार्मोन जो ऑर्गन्स हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैटर कर रही होती है। मेमोरी आपका जो न्यूक्लियस है जी वो आपके मेमोरी सर्किट के अंदर दैट इन्वॉल्व है, और जो पोस्टीरियर है वो हम अभी देख चुके हैं कि जी वो आपका एसोसिएटेड है विद हीटिंग अप ऑफ द बॉडी। तो वो तमाम के तमाम आपके जो मैकेनिज्म्स हैं जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर लेकर जाते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू ऑटोनॉमिक पाथवेज। जो पेरोजेंस हैं वो केमिकल्स जो कि आपके इन्फेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, वो आपके एसी पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के साथ बाइंड करके आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को ऊपर ले जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी पूरी बॉडी जो है वो फिर हीट अप होना शुरू हो जाती है, जिसको आप आम जुबान के अंदर फीवर बोलते हैं। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ फीवर्स इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्टिव एलिमेंट्स जो कि आपकी जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी के अंदर जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। जो अगली डायग्राम है जी इसके अंदर आपके तमाम जो न्यूक्लियाई अभी हमने पढ़े हैं उसके मेजर फंक्शंस को समराइज किया गया है। अगर मैं एक साइड से लेफ्ट साइड से शुरू करता हूं तो आप उसको काउंटर करते चले जाएं। पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक अभी हम पीछे देखा है। सुप्राऑप्टिक एडीएच के साथ और ऑक्साइटोसिन के साथ जो है वो आपका जो है वो कनेक्टेड था, तो जाहिर है कि ऑस्मोलैरिटी को अगर देख रहा है तो वाटर बैलेंस को रेगुलेट कर रहा है, और अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो कॉज करेगा। और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है जी इसकी ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई की तरफ ये बेसिकली निकल रहा होता है, और उसी के नतीजे में आप ड्यूरिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो सिम्पैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक
फीचर्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेज की बात करूं तो रेज के अंदर जो आपके फियर से एसोसिएटेड फीचर्स बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं कि आपकी बॉडी हीट अप हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म ऊपर जा रहा होता है, आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, आपकी स्पीच जो है वो एकदम से बहुत लाउड हो जाती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड है। तो स्ट्रेस में जो आपको सिम्पैथेटिक ओवरड्राइव चाहिए होती है और हैप्पीनेस के अंदर जो आपको पैरासिम्पैथेटिक ओवरड्राइव चाहिए होती है, बिकॉज के वो ऑटोनॉमिक सिस्टम से आ रही होती है। इनडायरेक्टली दिस इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई। एंटीरियर न्यूक्लियस मैंने अभी आपसे कह दिया कि जी ये एसोसिएटेड है आपका थर्मल रेगुलेशन के साथ कि ये कूल डाउन करता है। पैरासिम्पैथेटिक के साथ जाहिर है कि ये काम करेगा, और अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर जाहिर है कि अगर आप कूल डाउन नहीं करें तो आपकी बॉडी जो है वो हीटअप हो रही है। तो एसी से याद रखिएगा, एसी अगर आपका काम ना कर रहा हो तो फिर जाहिर है कि आपकी बॉडी ने हीटअप ही होना है। प्रीऑप्टिक अभी हम पीछे देखा है, ये आपके गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स हैं उसकी जो है वो रिलीज को जो है स्पेसिफिकली जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सुप्राक्याज्मेटिक अभी मैंने आपसे कहा कि ये विजुअल पाथवे से इनपुट लेता है और सर्केडियन रिदम्स जो है उसको जो है वो लुक आउट कर रहा होता है। आर्क्यूएट जो है वो ट्यूबुलर न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपकी तमाम की तमाम जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी के जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। डोपामिनर्जिक जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये बेसिकली जो है वो प्रोलैक्टिन की रिलीज को जो है वो कम करता है। प्रोलैक्टिन आपका जो हार्मोन है वो दोनों ही सेक्सेस में प्रोड्यूस हो सकता है, मेल में भी और फीमेल में भी। क्योंकि मेल में उसकी क्वांटिटी कम होती है, जब आप एंडोक्राइन में प्रोलैक्टिन पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि मेल के अंदर प्रोलैक्टिन के फंक्शंस क्या होते हैं। जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, अब मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली आपकी सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, तो सेशियाइट सेंटर है और इसकी अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ये बहुत सेवेज किस्म के जो है वो डिससेटिस्फैक्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है। यू विल डेवलप वेरी सीरियस काइंड ऑफ हाइपरफेजिया, कि ऐसी भूख है जो किसी सूरत में जो है वो कम नहीं हो रही है। हम इसको बोलते हैं कि नीयत नहीं भर रही, अब पेट तो भर चुका है लेकिन फिर भी इवन देन यू आर हैविंग टू मच ऑफ द फूड। तो अगर आप बहुत सीरियस टाइप की जो है वो फूड कंजम्पशन स्टार्ट कर दें या आपको ऑब्सेशनल फूड इनटेक जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपके वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। इन्फेक्टिव भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, और न्यूरोएंडोक्राइन के जो आपका स्टेटस होता है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है ये डेवलप हो सकता है। मोर ओवर जो ऑब्सेशनल आपकी इन्फैचुएशंस होती हैं जो आप डेवलप करते हैं विद योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, चाहे वो ह्यूमन इन्फैचुएशन हो, चाहे वो आपकी किसी पर्टिकुलर मटेरियल थिंग से एसोसिएशन हो, अगर वो भी डेवलप हो रही है तो वो इस वजह से डेवलप होती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है वो ओवरराइड कर रहा होता है वन वे और अनदर वे। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, वो फिर आगे जाकर आप कहीं शायद पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ेंगे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हुए तो। ममेलरी बॉडी जो आपका है वो हमने अभी बताया आपसे कि जी ये पेपेज सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो इनपुट आ रहा होता है वो हिपोकैम्पल फॉर्मेशन से आ रहा होता है, क्योंकि हिपोकैम्पल फॉर्मेशन के साथ इसके बायलैटरल कनेक्शंस होते हैं कि ये उसको इनपुट इनडायरेक्टली दे भी रहा है थ्रू थैलेमस एंड सिंगुलेट गायरस, और फिर वो उससे इनपुट ले भी रहा होता है। तो ये पेपेज सर्किट को वो कंट्रोल कंप्लीट कर रहा है, तो ये दोनों तरफ उसके कनेक्शन जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के साथ कनेक्टेड है थ्रू मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट, हमने जो है ऑलरेडी जो है इसको जो है वो देख लिया है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाए तो जाहिर है कि मेमोरी के अंदर जो है वो बहुत ग्रॉस एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, जो एक स्पेसिफिक आपका सिंड्रोम डेवलप होता है इस पर्टिकुलर एरिया की एबनॉर्मेलिटी के साथ, उसको आप वर्निकीस एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, या इसको वर्निकी काकरॉफ सिंड्रोम भी बोलते हैं। हीमरेज हो गया है, कोई इन्फेक्टिव एलिमेंट था, इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट था, उसने पैथवे को डिस्ट्रॉय किया है, कोई ट्यूमर पड़ा हुआ था, कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपका ट्रैक्ट डैमेज हो गया है, तो फिर आप वर्निकीस एनकेफेलोपैथी या वर्निकीस काकरॉफ सिंड्रोम जो है वो डेवलप करते हैं। उसके अंदर मेमोरी की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, अलॉन्ग विद दैट आपका जो मोटर सिस्टम है वो मोटर सिस्टम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता, बिकॉज के अगर मेमोरी के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स आ गए हैं तो फिर योर ब्रेन इज नॉट एबल टू टेल योर मोटर सिस्टम कि आपने किस टाइप की मोटर एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है। तो बिकॉज कि उसका लिम्बिक सिस्टम से कनेक्शन टूट जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी कोऑर्डिनेशन के अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम लोग वर्निकीस काकरॉफ सिंड्रोम बोलते हैं।
लैटरल न्यूक्लियस अभी मैंने आपसे कहा कि जो डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेशन इसकी जो है वो ईटिंग प्रोड्यूस करेगी, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर इमेंस स्टारवेशन, कि आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, आपके अंदर कोई सेक्सुअल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो जो टोटल इंडिफरेंस होता है टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, अगर वो डेवलप हो रहा हो तो फिर मोस्ट लाइकली कोई प्रॉब्लम आपका जो है वो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर पड़ा हुआ है। पोस्टीरियर को भी हम लोगों ने देख लिया है कि जी वंस अगेन थर्मल रेगुलेशन के साथ एसोसिएटेड है, और ये आपका सिम्पथेटिक सिस्टम के साथ जो है वो काम कर रहा होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने वैस्कुलर डायमीटर को कम करना है, शिवरिंग जो है उसको इंड्यूस करना है, तो डेफिनेटली आपको सिम्पथेटिक सिस्टम की ज़रूरत है, जबकि अब इंटीरियर जो है वो आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के साथ जो है वो काम कर रहा था। डॉर्सोमीडियल जो आपका न्यूक्लियस है, ये भी हम लोग वहाँ पर ऊपर देख आए हैं जी, पैरावेंट्रिकुलर के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये बेसिकली जो है वो आपके सैवेज बिहेवियर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो डेवलपमेंट है उसको जो है वो इंसू करता है। अब जो सैवेज बिहेवियर्स हैं इसी के साथ आपका जो डेवलपमेंट ऑफ क्लेवर, कनिंग और क्रिमिनल बिहेवियर्स है वो भी एसोसिएटेड है। तो अगर आप स्पीच बहुत फ्लैटरिंग कर रहे हैं, और अगर आप बहुत कनिंग तरीके से कोई एक वेब जो है वो डेवलप कर रहे हैं टू अचीव फ्यू ऑफ योर गोल्स, तो ये जो इमेंसली सेवेज किस्म के बिहेवियर्स आप डेवलप करते हैं वो मोस्ट लाइकली इन इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो आप डेवलप कर रहे होते हैं, जिसको आप डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो मेजर न्यूक्लियाई हैं उनके जो मेजर फंक्शंस हैं, वो मेजर फंक्शंस जो हैं वो आपको हर हालत के अंदर जो है वो आने चाहिए। कनेक्शंस के ऊपर जी आ जाते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक नज़र देखें तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसके जो कनेक्शंस हैं जाहिर है कि वो डायनकेफ्लॉन से नीचे की तरफ भी निकलेंगे और वो डायनकेफ्लॉन से ऊपर की तरफ भी निकलेंगे। तो जो डायनकेफ्लॉन से ऊपर आपका मामला पड़ा हुआ है जाहिर है कि वो आपका कॉर्टेक्स पड़ा हुआ, और जो डायनकेफ्लॉन से नीचे आपका मामला पड़ा हुआ है वो आपका ब्रेन स्टेम पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे आपके ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड है और ऊपर ये आपके कॉर्टेक्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अब इसके अगर आप मेजर कनेक्शंस को देखें जो कि नीचे से हैं, तो नीचे देखिए हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे आपको जो है वो ब्रेन स्टेम के अंदर एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई नजर आ रहा है, दैट इज रेटिकुलर न्यूक्लियस। और जो रेटिकुलर न्यूक्लियस है वो आपका बेसिकली ऑटोनॉमिक सेंटर्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। और अभी हमने देखा कि अगर आपके हाइपोथैलेमस ने लिम्बिक सिस्टम को चलाते हुए आपके डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट बिहेवियर्स, एसोसिएशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स जो है वो डेवलप करने हैं, या उसको बॉडी को हीट अप करना है या कूल डाउन करना है, तो वन वे और अनदर वे बिकॉज के उसको ऑटोनॉमिक सिस्टम की जरूरत है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के जरिए डाउनवर्ड्स इन द ब्रेन स्टेम आपके जो है वो ऑटोनॉमिक सेंटर से जो है वो एसोसिएटेड होता है। अगर आप ये कनेक्शंस देखें, राइट साइड के ऊपर भी देखें और लेफ्ट साइड के ऊपर भी देखें, तो ये आपके बायलैटरल कनेक्शंस हैं। दैट मीन्स कि ये आफ्रेंट्स आपके जो है वो इस तरफ आ भी रहे हैं और यहाँ से ईफरेंट्स जो हैं वो आपके ब्रेन स्टेम को जा भी रहे हैं। जो मेजर न्यूक्लियाई अगर आप लोग देखें, मैं लेफ्ट साइड से अगर नीचे से स्टार्ट करूं तो यू जस्ट हैव अ लुक कि सेरोटोनर्जिक फाइबर्स आपके राफे न्यूक्लियस से आ रहे हैं, नॉरेडिनर्जिक फाइबर्स आपके जो लोकस सेल्यूलियस से जो है वो आ रहे हैं, और इसका जब आउटपुट निकल रहा है तो ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ निकल रहा है। दैट मीन कि वो न्यूक्लियाई जो कि थैलेमस के नीचे पड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियाई हम डिटेल के अंदर कल पढ़ेंगे। ये आपके बेसल गैंग्लिया की जो लूप है इनडायरेक्ट उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं और इनडायरेक्टली आपकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली वो मोटर एक्टिविटी जो कि आप अंडर द इफेक्ट ऑफ इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। You are feeling too loved for too much love for someone, you want to hug that person, you want to kiss that particular person, you want to caress the hair of that particular person। जो बेसिक ह्यूमन रोमांटिसिज्म के आपकी जो वो डेवलप हो रही होती है मोटर एक्टिविटी, वो आपके इस पर्टिकुलर लूप से जो है वो डेवलप हो रही होती है। और अगर इफ यू आर फीलिंग टू रेजियस एंड यू वांट टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर पर्सन, शेक दैट पर्टिकुलर पर्सन, हिट दैट पर्टिकुलर पर्सन, जोर से अगर किसी को थप्पड़ अगर आपने मारना है तो उसमें भी जाहिर है मोटर एक्टिविटी चाहिए आपको। तो जो मोटर एक्टिविटी वो डेवलप हो रही होती है वो आपके सब थैलेमिक न्यूक्लियाई से डेवलप हो रही होती है। ये बेसल गैंग्लिया का एक इंपॉर्टेंट लूप है, इनडायरेक्ट लूप के अंदर पड़े हुए होते हैं, इसको हम कल देखेंगे। तो ये एक तो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई से कनेक्टेड है, और जो दूसरा आपका है वो ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन से कनेक्टेड है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन बिकॉज कि आपके ऑटोनॉमिक सेंटर से कनेक्टेड पड़ा हुआ होता है, तो इनडायरेक्टली दिस इज कनेक्टेड टू द ऑटोनॉमिक सेंटर्स। और ऑटोनॉमिक सेंटर से कनेक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज कि ऑटोनॉमिक सेंटर सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को चलाते हुए डिफरेंट न्यूक्लियाई ने अपने जो फंक्शंस हैं उसको जो है वो परफॉर्म करना है। तो इनपुट जो है
वो आपका ब्रेन स्टेम में 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से आ रहा है। एक तो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन है, इसको हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो ये आपका पेन पाथवे का जो है वो जो आपका पेलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे होता है उसका टर्मिनल पॉइंट है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी से डिससेटिस्फेक्शन का एलिमेंट ये जो है वो डेवलप करके लेकर आ रहा है। और दूसरा जो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो भी हम लोगों ने देखा रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट के सिनारियो के अंदर के वो आपके जो एक्सटेंसर्स होते हैं स्पेसिफिकली ऑफ द एक्सियल कंपार्टमेंट उसको जो है वो आउटपुट दे रहा होता है और अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो आपको जो है वो सपोर्ट करता है। और अगेंस्ट ग्रेविटी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो उन कंडीशन में चाहिए जिनमें यू रिक्वायर हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस। आपको अलर्टनेस चाहिए तो आप बहुत सीधे बिल्कुल तीर की तरह सीधे होकर बैठे होंगे, कोई बहुत ही सख्त टीचर का जो है वो लेक्चर हो रहा है तो आप बड़े सुधर कर सामने बिल्कुल अटेंशन बैठे हुए होंगे। तो जो अटेंशन पोस्चर आपको डेवलप करना होता है वो भी बिकॉज के रेटिकुलर फॉर्मेशन के ऊपर होता है। और फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन के बहुत सारे ऐसे स्कैटर्ड न्यूक्लियाई होते हैं जो कि लिम्बिक इमोशन जो है ना उनकी लूप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका जो इनपुट आ रहा है जी वो 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई से आ रहे हैं। ऑटोनॉमिक सेंटर से ये इनपुट ले रहा है बिकॉज के ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना है। रेटिकुलर न्यूक्लियाई से जो है वो इनपुट ले रहा है बिकॉज के वंस अगेन आपके ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस या आपके बिहेवियर और इमोशन से वाबस्ता जो रिफ्लेक्सेस हैं उसको कंट्रोल करना है। और 2 इंपॉर्टेंट और न्यूक्लियाई लोकस सेरेबेलियस और राफे, हम ऑलरेडी इन दोनों न्यूक्लियाई को जो है वो सीएनएस के ओवरव्यू में पढ़ा है कि ये आपकी स्लीप के इंडक्शन के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो स्लीप की इंडक्शन है वो बेसिकली आपके सर्केडियन रिदम के अंदर खड़ी हुई है। और सर्केडियन रिदम भी बिकॉज के आपका कंट्रोल हो रहा है हाइपोथैलेमिक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस जिसको भी हमने पढ़ा सुप्रा के आजमेटिक से। तो इसका जो इनपुट आ रहा होता है वो इन्हीं मेजर एरियाज से आ रहा होता है बिकॉज के अल्टीमेटली इसने इन्हीं मेजर एरियाज को जो है वो कंट्रोल करना है। अलॉन्ग विद दैट जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी इसको जो है वो कोलैटरल्स देते हुए जो है वो असेंड कर रहे होते हैं, चाहे वो डॉर्सल कॉलम हो चाहे वो आपका लैटरल कॉलम हो, वन वे और एनदर वे इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हुए निकल रहे होते हैं। तो ये इसके मेजर इनपुट्स हैं। दैट मीन्स ऑटोनॉमिक सेंटर, रेटिकुलर फॉर्मेशन और स्लीप न्यूक्लियाई जो है वो इसका मेजर जो है वो इनपुट देते हैं। दैट मीन्स वो बेसिक इसको आफ्रेंट सप्लाई जो है वो देते हैं। अगर मैं इसकी ईफरेंट सप्लाई की बात करूं तो इसकी जो ईफरेंट निकल रही है जी वो आपके कॉर्टेक्स की तरफ निकल रही है। और कॉर्टेक्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कॉर्टेक्स के पड़े हुए हैं जी वो आपके वो एरियाज हैं जो कि मेमोरी सर्किट के अंदर और जो लिम्बिक लूप्स के जो सर्किट्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। अभी हम पीछे थैलेमस में देखकर आए थे कि आपका जो सिंगलेट गायरस है जो कि पैपेज सर्किट का पार्ट है फ्रंटल लोब के अंदर पड़ा हुआ होता है। और हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर्स की जो इंटैक्टनेस है वो आपकी फ्रंटल लोब की जो है वो इंटेग्रिटी के ऊपर खड़ी हुई होती है। सो बिकॉज के दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर memory and your emotions and behaviors। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके लिम्बिक सिस्टम से निकलना चाहिए। तो ये ऊपर कॉर्टेक्स में जहाँ पर कनेक्टेड है तो ये मेजॉरिटी कनेक्शंस आपके निकल रहे होते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ। फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस पड़ा हुआ सेंटर पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट जायरस पड़ा हुआ है, इसको आप बोलते हैं जायरस सिंगलाई या सिंगलेट जायरस। तो वहां पर जो है वो इसके कनेक्शन जो है ना वो बेसिक निकल रहे हैं। अब अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आप इसके बायलैटरल कनेक्शंस देखिए तो इसके बायलैटरल कनेक्शंस हैं हिपोकैम्पस के साथ। और ये बायलैटरल कनेक्शन बेसिकली आपका पैपेज सर्किट के अंदर बन रहा होता है। ये थैलेमस को इनपुट देता है, थैलेमस सिंगलेट गायरस को आपका इनपुट देता है, सिंगलेट गायरस आपका जो है वो हिपोकैम्पस को इनपुट देता है, हिपोकैम्पस एमिगडाला को इनपुट देता है और एमिगडाला वंस अगेन आपके हाइपोथैलेमस को जो है वो इनपुट देता है। तो ये लूप बिकॉज के जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर घूम कर आ गया। तो बायलैटरल कनेक्शन इसके हिपोकैम्पस के साथ जुड़े हुए हैं। ये एरिया जो है वो बेसिकली आपकी मेमोरी फॉर्मेशन के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। और इसका जो दूसरा मेजर आउटपुट निकल रहा है वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ या एडेनो हाइपोफिसिस की तरफ निकल रहा है थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये वहां पर तमाम के तमाम अपने जो है वो आपका जो ट्यूबरल पोर्शन है उसके स्पेसिफिक जो हमने न्यूक्लियाई पढ़े हैं उसमें से ये निकल कर जा रहे होते हैं। इसके रिलीजिंग फैक्टर्स और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। वहां से फिर तमाम की तमाम आप जो अपनी एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट है उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इसका इनपुट
जो है वो तीन इंपॉर्टेंट एरिया से हैं। एक ऑटोनॉमिक सेंटर जो ब्रेन सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन, और आपके वो न्यूक्लियाई जो कि स्लीप के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके साथ इसकी एसोसिएशन बनती है। और इसका आउटपुट जो है ना वो तीन इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ निकल रहा है। एक फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द सिंगुलेट जाइरस, एक आपका हिपोकैम्पस की तरफ थ्रू पैपेज सर्किट, और एक आपका एडिनो हाइपोफिसिस की तरफ थ्रू हाइपोथैलेमो hypophyseal portal system to control the endocrine environment of your body. So with this particular thing हम hypothalamus जो है उसको जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर किसी के पास सवाल हो तो वो सवाल जो है वो कर सकता है। कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जी दिन में 4 बजे के करीब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लूप्स ऑफ बेसल गैंग्लिया करेंगे, और कल इसी वक्त तकरीबन हम सेरिबेलम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उसके साथ आपका सीएनएस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो चार्ज है वो आपके अगले टीचर्स के पास चला जाएगा। मेरी तरफ से जो है वो मामला ऑलमोस्ट ख़त्म है जी। ऑल राइट जी, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। देखिए, ऑब्सेशन की डेफिनेशन ये है कि आप 3 से 6 हफ्ते किसी चीज़ के लिए ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाएं कि आपका एक लम्हा जो है ना उसके बगैर ना गुजरता हो, और अगर थोड़ी सी भी देर के लिए आपकी और उसकी जुदाई हो जाए, चाहे वो मटेरियल है, नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस है, व्हाटएवर इट इज, ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, तो आपको जो है वो किसी सूरत चैन ना पड़ता हो। ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है जैसे हम एडिक्शन के अंदर जो है इन्वॉल्व आपके डेवलप करते हैं कि अगर आप ड्रग नहीं ले रहे तो देन यू आर हैविंग वेरी सीरियस सिम्टम्स इनसाइड योर बॉडी। तो ये एडिक्शन आपको जब किसी चीज़ की होती है तो हम उसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। तो ऑब्सेशन को आपको समझना पड़ेगा। लाइकिंग इज समथिंग एल्स, लेकिन ऑब्सेशन का मतलब यह है कि एडिक्टिव डिपेंडेंस हो गई है, आप एडिक्टेड हो गए हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। वो जब डेवलप होगी तो फिर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम यही कहेंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम ऊपर एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, ये जो है वो सिनेरियो जो है वो एग्जिस्ट करता है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं। उसकी रीज़न ये है जी, जो आपका सेटिस्फेक्शन सेंटर पड़ा हुआ है, जो सेशाइट सेंटर पड़ा हुआ है, सेशाइट जो है वो आपकी जो है ना वो आपका सेरोटोनर्जिक पाथवेज के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है और इमेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस के सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो जिस वक्त आप ज़्यादा खा रहे होते हैं, एक तो ये आपका सेंटर ओवर स्टिमुलेट हो रहा होता है और वो सेरोटोनिन के रिलीज के जरिए आपके बिहेवियर को जो है वो हैप्पी बना रहा होता है। दूसरा ये कि बिकॉज कि आप खाना खा रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर जा रहा है, तो आपके एंडोक्राइन एनवायरनमेंट जो है वो शिफ्ट आउट हो रही है फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हार्मोन्स टू द नॉन स्ट्रेसफुल हार्मोन्स। तो जब आपके नॉन स्ट्रेसफुल हार्मोन्स की रिलीज कम हो जाती है तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर वो इन द बैकग्राउंड आपकी जो रीजन है वो एग्जिस्ट करती है तो फिर चाहे आप जितना मर्जी खा लें लेकिन वो आपका जो सैडनेस है वो एलिविएट नहीं होगी। तो येस, डिप्रेस्ड पीपल ईट मच मोर। द रीजन इज दैट कि टेम्परली जो है वो उनके इन्वायरमेंट को ऐसा कर देता है कि वो आपका जो फोकस है फ्रॉम योर सैडनेस शिफ्ट हो जाता है। तो बिकॉज कि वो सैडनेस से एस्केप चाह रहे होते हैं तो दे कीप ऑन हैविंग मोर एंड मोर एंड मोर। देयर इज अ रिलेशन ओवर देयर। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो किस वक्त स्टिमुलेट होगा? मैंने उसकी एग्जांपल आपको दी थी बेटा। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस बिकॉज के वो टेमनेस के साथ और रेज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो
अगर किसी को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा, यू वांट टू कडल दैट पर्सन, टू हग दैट पर्सन, टू किस दैट पर्सन, तो जाहिर है कि काम कर रहा है। और अगर किसी को देख के बहुत शदीद गुस्सा आया है एंड आपका दिल कर रहा है कि बस नहीं चल रहा है कि इसका जो है वो गला घोंट दें और टिका के जो है वो आपने एक जोरदार जो है वो चांटा जो है वो रिसीव कर दिया है, तो जाहिर है फिर आपका जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है ना वो काम कर रहा है। टेमनेस और आपका जो है वो रेज सेंटर यहीं पर पड़ा होता है। पेपे सर्किट जी, आप मेमोरी के साथ जब भी आपको कोई मेमोरी पढ़ाएगा, मुझे नहीं पता कि वो टॉपिक किसके पास है, अगर डॉक्टर जैदी यहाँ बैठी हैं तो शायद वो मे भी आपको बता दें कि जो मेमोरी सर्किट है वो किसके पास, आपका हायर मेंटल फंक्शन किसके पास है। मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि टॉपिक हमने किसको दिया हुआ है। वो जब भी आपको असाइनमेंट देंगे या वो अगर मुनासिब समझेंगे तो आपको पढ़ाएंगे जब भी, तो उसमें आप देखेंगे कि वो पेपे सर्किट में आप मामला जो है वो थैलेमस के एंटीरियर न्यूक्लियस से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो रहा होता है। हाइपोथैलेमस का मेमोरी पोर्शन, फिर आपका थैलेमस का इंटीरियर न्यूक्लियस, फिर आपका सिंगुलेट जायरस, फिर आपका हिपोकैम्पस, और हिपोकैम्पस फिर एमिगडाला के साथ, और एमिगडाला फिर वंस अगेन आपका कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के मेमोरी पोर्शन के साथ। तो ये पूरा सर्किट जो है वो आप उस वक्त पढ़ेंगे जिस वक्त आप मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो पढ़ रहे होंगे, उसमें ये पेपे सर्किट डिटेल के अंदर आएगा। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स आपके आर्क्यूएट न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए होते हैं। ये वो वाला न्यूक्लियस है जो कि बेसिकली आपके हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज कर रहा होता है। एंजाइटी में बल्कि इसलिए कम होता है जी क्योंकि उसके अंदर आपका जो है वो सिम्पैथेटिक सिस्टम ओवर रिएक्टिव होता है, और सिम्पैथेटिक सिस्टम अगर ओवर रिएक्टिव होगा तो दो तरह के इफेक्ट्स आते हैं। एक तो आपकी जीआईटी की मूवमेंट्स को ज़्यादा कर देता है, तो आप डायरिया वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि आप रिपीटेडली लूज स्टूल पास कर रहे हैं, वो स्टूल जिसके अंदर आपका जो खाना है प्रॉपर तरीके से हजम नहीं हो रहा। दूसरा, वो आपके बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हुए आपके जो फैट सेल्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है, और जो लिपोलिसिस है वो कराता है, बिकॉज के मेटाबॉलिज्म जो है उसको ऊपर लेकर जाना होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन को काउंटर करने के लिए। तो बिकॉज के मेटाबॉलिज्म भी ऊपर है और खाना भी प्रॉपर तरीके से जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आपका जो वेट है वो कम होने लगता है। तो जितने भी एंग्जाइटी सिंड्रोम्स हैं उनके अंदर जीआईटी की डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन होती हैं कि आप लूज स्टूल और या डायरिया को कॉन्स्टिपेशन के साथ ऑल्टर कर रहे होते हैं। इसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, आईबीएस बोलते हैं। तो बहुत कॉमन होता है एंग्जाइटी वाले लोगों के साथ। एक तो खाना हजम नहीं हो रहा, भूख जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही, और जो दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी ऊपर चला गया बिकॉज के लिपोलिसिस हो रही है। तो फिर अल्टीमेटली जो है वो आपका मामला जो है वो वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू होता है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। यू कैन नॉट लिव विदाउट हाइपोथैलेमस। यू कैन नॉट इवन पास 12 आवर्स विदाउट हाइपोथैलेमस। आप जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट्स ऑफ एब्सोल्यूट एसेंशियलिटी। जी, फिलोसफिकल टर्म्स के अंदर ना इस पर बहुत बहस हो सकती है और बहुत डिबेट होती भी है फिलोसफिकल टर्म्स में भी और मेटाफिजिकल टर्म्स के अंदर भी, कि आप क्या इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, सेशियाइट सेंटर को सेशियाइट डेवलप कर सकते हैं। तो उसकी जो की है वो ये है कि अगर आप मटीरियल थिंग से जो है वो प्लेजर को फील करना जो है वो कम कर दें, या अगर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो आपकी आसपास की चीज़ों पर, आसपास की ह्यूमंस के ऊपर कम से कम हो जाए, और कोई भी चीज़ जो है वो एक्सटर्नली आपको जो है वो बहुत हाई डिग्री ऑफ प्लेजर या हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन ना दे सके, तो फिर आपको जो सेशियाइट सेंटर होता है वो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो देना शुरू कर देता है ऑन वेरी हायर ग्राउंड, और आपका बाहर की जो डिपेंडेंसीज होती हैं उसके ऊपर रिश्ता जो है वो टूट जाता है। तो जितने भी आपके ये औलिया होते हैं उन्होंने विद रिपीटेड प्रैक्टिसेस ऑफ ओवर द ईयर्स उन्होंने, बिकॉज के वो जो सर्किट है उसको जो है वो ब्लॉक किया हुआ होता है voluntarily, because के even if they are having something which is supposed to give pleasure to human being and you are not having the pleasure, because के आप already कहीं पर आपका जो mind है वो connected है, या आपका जो soul है वो कहीं और connected है, and you want only that particular thing in your life,
तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर फिर आप जो है वो इस सर्किट को सप्रेस करते हुए इनलाइटनमेंट जो है उसको अचीव कर सकते हैं। इस पर बहुत डिबेट होती है, इस पर बहुत रिसर्च भी होती है और अभी भी इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। या दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस का, वेंट्रोमीडियल का होता है जी आपका हंगर के अंदर, वो सेशियाइड सेंटर है, डॉर्सोमीडियल नहीं होता जी। डिपेंड करता है कि जी डैमेज जो है वो कितना सवियर है। कॉर्टेक्स को अगर किसी क्रिटिकल एरिया के अंदर डैमेज हो गया है तो फिर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो फिर अल्टीमेटली एपिलेप्सी की तरफ आपको ले जाएगा, वन वे और अनदर वे उसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। ब्रेन स्टेम के अंदर भी वंस अगेन वो एक्सटेंट ऑफ डैमेज पर डिपेंड करता है कि कोई बहुत क्रिटिकल एरिया डैमेज हो गया है या डैमेज बहुत एक्सटेंसिव टाइप का है और आपका लोअर और अपर एरिया उसका कनेक्शन ही कट गया है, तो उस सूरत में भी जो डेथ है वो फौरन इंसू हो जाएगी। लेवल से ज़्यादा जो आपका जो एक्सटेंट है और उसकी जो लोकलाइजेशन है वो ये बताती है कि आपका जो बंदा है वो जिंदा रह सकता है कि नहीं विदाउट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नहीं जी, ज़रूरी नहीं है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ना हो तो बंदा कॉन्शियस तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसका जो हार्ट है वो बीट कर रहा होगा और अगर रेस्पिरेशन है वो भी चल रही होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ किसे बोलते हैं। चलता फिरता तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बेसिक ह्यूमन फंक्शनोलॉजीज की बात करें तो जी आपकी बेसिक ह्यूमन फंक्शनोलॉजीज ब्रेन स्टेम में मीडिएट हो रही होती हैं डायनकेफ्लॉन तक, तो बंदा एटलीस्ट इन फिजियोलॉजिकल टर्म्स मेडिकली तो वो हयाती होगा, वो कि चल फिर नहीं सकता होगा। कैसे फील करेगा? हाँ जी, उसका ताल्लुक जी ग्लूकोज लेवल्स के साथ है जी। ग्लूकोज लेवल्स के साथ भी है और आयोनिक एबनॉर्मल आपके जो लेवल्स हैं उसके साथ भी हैं, कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पीएच जो है वो कम हो रहा है तो आपकी प्रेफरेंस होगी फॉर द एसिडिक फूड, जो खट्टी फूड होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन कम हो रहा है, अमीनो एसिड कम हो रहा है, तो आपकी प्रेफरेंस होगी फॉर दोज पर्टिकुलर फूड जिसके अंदर जो है अमीनो एसिड जो है वो ज़्यादा होते हैं। अगर ग्लूकोज कम हो रहा है तो फिर आपकी प्रेफरेंस होगी फॉर दैट। बट ऑफ कोर्स ग्लूकोज प्राइमरीली ये काम करता है कि वो आपके हंगर और सेशियाइड सेंटर जो है उसको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जिस न्यूक्लियस की नॉर्मेलिटी हो जाएगी उससे वाबस्ता डिजीज डेवलप हो जाएगी। अभी हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि रेज वाले से एसोसिएटेड है तो रेज डेवलप होगा, हंगर वाले से एसोसिएटेड है तो हंगर डेवलप होगी, एंडोक्राइन से एसोसिएटेड है तो एंडोक्राइन स्टेटस खराब हो जाएगा। तो वो जी आपका वर्निकी से फेजिया है, उसमें बेसिकली इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन जो है ना वो फॉल्टी हो जाती है वन वे और अनदर वे। उसके अंदर आप बोलते रहे होते हैं लेकिन बातों के अंदर रब्त नहीं होता। जब आप स्पीच पढ़ेंगे और स्पीच जो भी पढ़ाएगा उसकी एबनॉर्मेलिटी जब आप देखेंगे तो उसमें ये आप देखेंगे कि जो एफेजियाज होते हैं, एक सेंसरी टाइप का एफेजिया है कि यू डू नॉट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग। आपको जो बात कही जा रही है उसका मतलब क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी मोटर और लिम्बिक के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रही होती, उसको वर्निकी से फेजिया बोलते हैं। आप स्पीच कर तो रहे हैं लेकिन स्पीच जो है वो आपकी टोटली सेंसलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो आप स्पीच की एबनॉर्मलिटीज के साथ जाकर आगे पढ़ेंगे। डायमॉर्फिक प्री ऑप्टिक एरिया, बेसिकली जो है वो प्री ऑप्टिक एरिया जो है वो आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। डायमॉर्फिक का मतलब यह है कि मेल्स के अंदर डिफरेंट होता है, फीमेल्स में डिफरेंट होता है, बिकॉज के मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होने हैं गोनाडोट्रोपिन।
मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, तो यू रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ असेंबलीज। तो ख़वातीन में डिफरेंट होता है, मेल्स में डिफरेंट होता है, दैट इज डायमॉर्फिज्म, दो तरह का होता है। वही जो चार चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि सीएनएस में वही चार एलिमेंट्स होंगे जो कार्डियोवैस्कुलर में पढ़े थे। हीमरेज आपका जो है वैस्कुलर डैमेज हो सकता है, हीमरेज है या इन्फेक्शन है, आपका आयोनिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, इन्फेक्टिव जिसे आप बोलते हैं, या फिर आपका स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होगा, ट्यूमर वगैरह, या फिजिकल डैमेज आपका हुआ होगा। जी लेप्टिन का भी आपका जो है वो ताल्लुक होता है, वो सेशाइड के साथ आपका बेसिकली एसोसिएटेड है, बिकॉज कि वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है और हंगर को कंट्रोल, तो उसका ताल्लुक भी आपके हाइपोथैलेमस के सेशाइड सेंटर के साथ निकलता है। वो जी सीएनएस में डैमेज नहीं होता, वो बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल डैमेज है या साइकेट्रिक डैमेज है, उसको आप अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं, एडीडी। वो उसमें आप अटेंशन नहीं दे पा रहे होते बिकॉज कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किसी एक मकाम पर जो है वो मुर्तकिज नहीं हो पा रहा। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी ग्रूमिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी एटमॉस्फेयर जो है उसकी कंड्यूसिवनेस में प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट्स में प्रॉब्लम, देयर कुड बी सेवरल रीजन, लेकिन उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं। वो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है जी, वो आपका साइकोलॉजिकल साइकोसाइकेट्रिक इशू है। एनी मोर क्वेश्चंस जी? All right, fine. Then I'll see you tomorrow round about 4 p.m. in the afternoon. और हम लोग जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लूप्स ऑफ बेसल गैंग्लिया जो है उसको जो है वो करेंगे, और कल रात को सेरेबेलम करने के बाद आपका जो सीएनएस है मेरी तरफ से जी है ओवर है। सो गुड नाइट फॉर द टाइम बीइंग एंड आई विल सी यू टुमारो।